वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन और इस लेक्चर में हम समझेंगे दैट व्हाट इज डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इन डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। तो सबसे पहले ये बात समझते हैं कि डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है। तो अगर एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी एनर्जी जो है वो फेवरेबल है, ऑलमोस्ट 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज़्यादा है, तो अब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो टारगेट न्यूक्लियस के स्पेसिफिक न्यूक्लियॉन्स के साथ एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले के बात ये है कि ये प्रोजेक्टाइल जो है ये टारगेट न्यूक्लियस से जो है वो स्कैटर या रिफ्लेक्ट नहीं होता, बाउंस बैक नहीं होता, बल्कि ये इसके साथ एब्जॉर्ब होता है टू एंड इट इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक न्यूक्लियॉन्स एंड देन सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिके फ्रॉम टारगेट न्यूक्लियस। ये एक सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन की। अच्छा, अब हम अपनी डेफिनेशन समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि एज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल इज इंक्रीज्ड, व्हिच इज प्रोजेक्टाइल इन आवर केस, द de Broglie wavelength associated with the projectile decreases. The wavelength of projectile should be comparable to the radius of target nucleus and size of nucleon। यानी कि हमें पता है कि हमारे पास जो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन है आपस में, वो एक इन्वर्स रिलेशन है। अब क्योंकि हमने टारगेट प्रोजेक्टाइल या इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, जबकि हमने CNR में देखा था कि जो इंसिडेंट एनर्जी थी वो ऑलमोस्ट 10 टू 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लिहाजा क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मेरे पास जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, as wavelength is always associated with the particles, and these particles may be a proton and a neutron and alpha particle। अच्छा, अब क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम होगी तो हमने एक कंडीशन अपनी बता दी है कि वेवलेंथ जो है वो या तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के कंपेरेबल होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, या फिर साइज ऑफ न्यूक्लियॉन के इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें जो है ना, इसमें से आप कोई एक लिख सकते हो, या तो आप लिख बता दो कि रेडियस ऑफ टारगेट न्यूक्लियस के इक्वल हो सकती है या साइज ऑफ न्यूक्लियॉन के, क्योंकि दोनों चीज़ों का एक ही मतलब है। यहाँ पे सिर्फ मैंने समझाने के लिए ये दोनों चीज़ें लिखी थी। अच्छा, उसके बाद अब इंसिडेंट पार्टिकल जो है ना वो इंटरेक्शन करता है। वो इंटरेक्शन न्यूक्लियस के साथ नहीं करता, टारगेट न्यूक्लियस के साथ नहीं करता, बल्कि न्यूक्लियॉन्स के साथ करता है। इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है हमारे पास, हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि ये प्रोजेक्टाइल जो है ये बाउंस बैक ना हो टारगेट न्यूक्लियस से, बल्कि ये प्रोजेक्टाइल जो है वो एब्जॉर्ब हो विद इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ टारगेट न्यूक्लियस एंड देन द न्यूक्लियस डिके इनटू some sort of particles. It can be heavy or a light particle, but some of the particle will going out from the nucleus। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DNR के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो DNR जो है इसमें क्या होता है, हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो है वो इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियॉन प्रेजेंट ऑन द सरफेस। यानी कि अब ये वाली कंडीशन हमने अपने इस केस में देखी है। आपको अपने डिस्प्ले पे जो फोटो नज़र आ रही है वो फोटो बेसिकली क्या है, वो फ़ोटो बता रही है कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि सिर्फ सरफेस न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये जो ये येलो लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि सरफेस के न्यूक्लियॉन्स जो हैं जो कि इंटरेक्शन में पार्ट ले रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन को शो कर रही है। अच्छा, अब जो बकाया न्यूक्लियॉन्स हैं, ये नीचे वाले जो बिलो द ऑरेंज लाइन हैं, ये तमाम न्यूक्लियॉन्स एज अ स्पेक्टेटर बिहेव करते हैं। स्पेक्टेटर का क्या मतलब होता है? स्पेक्टेटर का मतलब होता है तमाशाई, यानी कि इनका इंटरेक्शन में कोई भी रोल नहीं है, इनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी रोल नहीं है, और यहाँ से कोई भी पार्टिकल जो है वो डिके नहीं होगा या कोई भी पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रैंडम, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DNR। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम हो भी कैसे सकता है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक रीजन में जो है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एक स्पेसिफिक रीजन में जो है इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है न्यूक्लियस के। बाकी सारा जो न्यूक्लियस है वो विदाउट एनी इंटरेक्शन जस्ट लाइक अ स्पेक्टेटर बिहेव कर रहा है, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम नहीं है। अच्छा, उसके बाद नो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कंपाउंड न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। जब कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन या कंपाउंड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि ये जो सारा
हमारे पास प्रोसेस है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी से जो है वो प्रोजेक्टाइल है जो है एब्जॉर्ब होता है विद इन अ स्पेसिफिक रीजन एंड देन इट इमिट्स सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स और आउटगोइंग प्रोजेक्टाइल्स एनीथिंग। अच्छा, उसके बाद डीएनआर जो है ये एज कम्पेयर टू कंपाउंड न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि कोई कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा इसमें। तो रिएक्शन टाइम है इसका ऑलमोस्ट 10⁻⁻20 टू -22 सेकेंड। अच्छा, अब अगर हम लास्ट जो हमारी हेडिंग थी वो थी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर लें तो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एन आइसोट्रोपिक फॉर डीएनआर इज एन आइसोट्रोपिक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि डीएनआर में जो है वो जब प्रोजेक्टाइल निकलते हैं न्यूक्लियस से, प्रोजेक्टाइल या आउटगोइंग पार्टिकल्स बोल लें, वो निकलते हैं टारगेट न्यूक्लियाई से, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ निकलते हैं, बाकी डायरेक्शंस की तरफ नहीं निकलते हैं। इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ये मतलब है एनिसोट्रॉपिक का। अब आपको अपनी स्क्रीन पर एक चेंबर नज़र आ रहा होगा। चेंबर में क्या है? चेंबर में बेसिकली जो है वो मेरे पास एक डीएनआर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अब क्योंकि डीएनआर एग्जिस्ट करता है, तो उस वजह से जो हमारे पास डिफरेंट डिटेक्टर हैं एट डिफरेंट एंगल्स, उनमें से सिर्फ जो फर्स्ट वाला डिटेक्टर है वो आउटगोइंग पार्टिकल को 100% डिटेक्ट करता है। जो सेकंड वाला डिटेक्टर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाके 30% सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, और जो लास्ट डिटेक्टर है वो सिर्फ 2% जो है वो डिटेक्ट करता है पार्टिकल्स। और ये इसकी वजह ये है कि जो एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर होता है वो बेसिकली एक डायरेक्शन डिपेंडेंट बिहेवियर होता है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सरफेस के न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्शन किया था और सिर्फ सरफेस के न्यूक्लियॉन्स के पास इतनी एनर्जी थी कि वो टारगेट न्यूक्लियस को छोड़ दें। तो इस वजह से जो हमारे पास अब शुरू वाले डिटेक्टर थे उनमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी आउटगोइंग पार्टिकल को डिटेक्ट करने की। लेकिन जैसे जैसे एंगल चेंज होता गया, डिटेक्टर चेंज होते गए, प्रोबेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती गई। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ हम डिफरेंट एंगल्स का जो है वो ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 30 डिग्रीज पे जो है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या मैक्सिमम आउटगोइंग पार्टिकल डिटेक्ट हो रहे हैं, और फिर जैसे जैसे एंगल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे जो डिटेक्शन थी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ चली गई है, और लास्ट में 60 डिग्री पे बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। सो this was about today video lecture, and the information about DNR is complete here. See you in the next video lecture.